आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर पे। मेरा नाम है श्रेयम सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं द मौर्यन एम्पायर पे। जैसे कि आप जानते हैं कि द मौर्यन एम्पायर हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास तो है ही, इतिहास हमें जानना है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मौर्यन एम्पायर से बहुत सारे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, मोस्टली एसएससी, यूपीएससी और ये अदर जीएस पोर्शन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं इन टॉपिक्स से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे मौर्य साम्राज्य के और इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और फिर हम पढ़ेंगे उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार उनके सक्सेसर थे, उनके बाद बने थे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक द ग्रेट बोला जाता है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मौर्य साम्राज्य में ये अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इनका कार्यकाल माना जाता है सुनहरा कार्यकाल था हमारे भारत के इतिहास का। मुख्यतः हम इन तीन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय उनका आर्ट कैसा था, फिर उस समय उनका इकोनॉमी कैसा था, और अंत में हम ये पढ़ेंगे कि उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, इतने सुनहरे साम्राज्य आखिर ख़त्म कैसे हो गया, क्या हुआ ऐसा, लास्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन ये प्रथम बार था हिस्ट्री में, फर्स्ट टाइम था बाय द 4th सेंचुरी, 4वीं सेंचुरी बीसी में ये प्रथम बार था, पहली बार कि भारत में एक बहुत बड़ा राज एम्पायर बना था। किसके अंडर बना था? मौर्यंस के अंदर बना था, एक बहुत बड़ा किंगडम। ये जो है मौर्य एम्पायर था, ये मौर्य एम्पायर ने एक लार्ज पार्ट कंट्री का, मतलब बहुत लार्ज पार्ट बोल सकते हैं, लगभग साउथ टॉप टू से लेके बॉटम, मतलब लगभग साउथ के हम 4-5 स्टेट छोड़ दें तो उनको छोड़ के लगभग पूरा भारत पे इनका कंट्रोल हो गया था, पूरे भारत पे। और एक बहुत लार्ज पार्ट पे इनका कंट्रोल था कंट्री के। इन्होंने यूनिफाइड कर दिया था कंट्री को एक पार्ट में। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी इतिहास के बारे में, इतिहास में जो भी घटना हुई है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें उसके बारे में नॉलेज कहाँ मिलती है? फ्रॉम वेयर डिड वी गेन द नॉलेज अबाउट द इंसिडेंट्स हैपन इन द हिस्ट्री? वी गेन द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स रिटन एट दैट पीरियड और बाय द पीपल हु वेर एट द दैट टाइम दिस इंसिडेंट टेक्स प्लेस। मतलब उन पुस्तकों से जो कि उस समय लिखी गई है, या उनके द्वारा जो कि उस समय थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से। तो यहाँ पे भी हमें पुस्तकों से नॉलेज मिली है। दो पुस्तकें हमें मिली हैं, एक का नाम है इंडिका और एक का नाम है अर्थशास्त्र। ये दो पुस्तकें हमें मिली हैं, इंडिका और अर्थशास्त्र नाम की। ये जो इंडिका पुस्तक थी ये मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज आपको बता दूं एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ग्रीक के थे ये, बहुत बड़े हिस्टोरियन। इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था इंडिका नामिक पुस्तक में। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी ये लिखा गया था चाणक्य द्वारा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी थे, दरबार में भी थे, एक बहुत बड़े ब्राह्मण स्कॉलर थे। ये दो पुस्तकें जो हैं इंडिका और अर्थशास्त्र हमको एकदम सटीक जानकारी देते हैं कि मौर्य साम्राज्य कैसा था, उस समय कैसी व्यवस्था थी, क्या नहीं था, इन सब के बारे में ये दो चीज़ें हमें बहुत सटीक जानकारी देती हैं। आपको यहाँ एक बात बता देना, बहुत सारे एग्जाम्स में मेगास्थनीज के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन थे, कहाँ के थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी। ऐसे तो ये आप जान लीजिए कि मेगास्थनीज ग्रीक के हिस्टोरियन थे जिन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया था अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम था इंडिका। एक्चुअली जो इंडिका की ओरिजिनल कॉपी है ये लॉस्ट है, ये खो गई है, अभी है नहीं किसी के पास, लेकिन फिर भी सोर्सेस जुटा जुटा के हैं, कुछ बचे पार्शली सोर्स जुटा के एक बुक है इंडिका नाम की अभी भी, लेकिन ओरिजिनल कॉपी खो चुकी है, ओरिजिनल कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे। तो दीजिए, लेकिन और ये दो किताबों के अलावा भी कई और चीज़ें हैं जो हमें इस साम्राज्य के बारे में सटीक जानकारियाँ देते हैं। जैसे कि आपको हो गए रॉक और पिलर एडिक्ट्स जो कि अशोक के थे। अशोक के जो लॉक और पिलर एडिक्ट्स थे वो भी बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमको इस समय का देते हैं कि इस समय के लोग थे कैसे, रहते कैसे थे, क्या करते थे, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं।
चलिए, सबसे पहले जिस राजा के बारे में हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के स्थापक थे और प्रथम राजा भी यही थे। इनका जो कार्यकाल रहा राजा के पद पे वो था 321 बीसी से 297 बीसी तक। 321 बीसी से 297 बीसी तक ये राजा बने रहे। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले किंग थे। ये बने कैसे? ये 322 बीसी में जो आखिरी नंद किंग थे धनानंद, उनको हराकर ओवरथ्रो करके मगध के कुछ सिंहासन पर बैठे, उसको सीज किया थ्रोन को, और वहाँ से इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की और वहाँ से मौर्य डायनेस्टी शुरू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास से के लिहाज से। आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, चंद्रगुप्त 2 साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। दोनों में चंद्रगुप्त का जिक्र है यहाँ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नाम और वहाँ चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त तृतीय नाम के 2 शख्स हैं, द्वितीय तृतीय नाम के हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज इसमें मत होइएगा कि चंद्रगुप्त केवल चंद्रगुप्त कहीं लिखा है तो वो गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पे लिखा है वो हुआ मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये रखिएगा आप लोग ध्यान में। चंद्रगुप्त मौर्य जो सक्सेस हुए थे वो खाली वो अपने बल पे नहीं, उनका साहस पे नहीं, उनको एक सहयोग मिला था। जो सहयोग मिला था उनको चाणक्य, या फिर उनका नाम कौटिल्य भी था। कौटिल्य या चाणक्य हम जो कहें, एक ही शख्स का नाम है ये बहुत वाइज ब्राह्मण स्कॉलर थे। इनसे इनको बहुत मदद मिली थी। इसकी एडवाइस, ये एडवाइज़र था चंद्रगुप्त मौर्य का। इनकी एडवाइस से ही चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन को सीज कर पाए और धनानंद को हटाकर खुद वहाँ के शासक बन पाए। आज भी हम चाणक्य को बहुत नोनली जानते हैं, फेमसली जानते हैं। किन कारणों से? उनकी चाणक्य नीतियों के कारण से। आज भी बोलते हैं चाणक्य नीति। इतनी फेमस क्यों है चाणक्य नीति? क्योंकि इनकी नीतियाँ इतनी स्ट्रांग थी कि अच्छे अच्छे राजाओं की गद्दियाँ हिला सकती थी। इसको हम आज भी जानते हैं, इनमें बहुत दम था। चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पहला काम किया शासक बनते, उन्होंने अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था उसको ग्रीक कंट्रोल से फ्री किया। ग्रीक कंट्रोल से अपना नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को फ्री किया। इसको फ्री करते समय इन्हें ग्रीक के साथ एक मैरिज अलायंस करना पड़ा। एक मैरिज अलायंस इन्होंने किया, सेल्यूकस की डॉटर के साथ शादी करके एक मैरिज अलायंस इन्होंने किया ग्रीक्स के साथ। इसलिए ग्रीक के साथ बहुत अच्छे संबंध देखते हैं हम, इतिहास में हमारे रहे हैं बहुत अच्छे संबंध, क्योंकि मैरिज अलायंस था उनके साथ हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही एम्बिशियस रूलर थे। उनके बहुत ख्वाब थे कि अपने एम्पायर को वास्ट करे, और वो काफ़ी हद तक क्या सक्सेस हो ही गए इस काम में। उनको सफलता मिली इस काम में। उन्होंने एक बहुत वास्ट एम्पायर खड़ा किया अपने ही शासनकाल में। केवल मगध का सिंहासन को सीज करने के बाद उन्होंने उस एम्पायर को वहाँ रुके नहीं, उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत दूर तक एक्सपांड किया और एक वास्ट एम्पायर बनाया। अगर मैं आपको बताऊं कहाँ से कहाँ तक था, तो अगर वेस्ट में आप देखो तो हिंदू कुश से लेकर के बंगाल तक, ईस्ट में वेस्ट में हिंदू कुश से लेकर ईस्ट में बंगाल तक। हिंदू कुश कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यहाँ बंगाल तक, आज के अफगानिस्तान से बंगाल तक हो गया आपको। और अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं तो उधर नॉर्थ में हिमालय से लेकर और साउथ में नर्मदा तक इतना स्ट्रेच्ड था इनका, इतना वास्ट एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर पहली बार हुआ था इंडियन हिस्ट्री में कि एक ही थ्रोन के अंदर था। एक थ्रोन के अंदर इतना बड़ा एम्पायर पहली बार हुआ था इंडियन हिस्ट्री में। और ये आगे और एक्सपांड होता गया, जैसे इनके सन आए, इनके सक्सेसर, फिर उनके सक्सेसर। अशोक के टाइम पे तो ये अपने पीक पे पहुंच गया, बहुत ज़्यादा ही पीक पे पहुंच गया था अशोक के टाइम पे। तो ये था इनका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे क्या किया नहीं किया। उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया, उन्होंने क्या किया, अपने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को ग्रीक कंट्रोल से आज़ाद किया एक मैरिज अलायंस करके। तो जो अभी चंद्रगुप्त मौर्य का जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो उनके बाद जो राजगद्दी पे बैठे उनके पुत्र बिंदुसार बैठे। उनके पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पे बैठे।
बिंदुसार का एज अ राजा कार्यकाल रहा 297 टू 273 BCE तक ये राजा के पद पे रहे एज अ इनका कार्यकाल। बिंदुसार भी बहुत नोनली फेमस हैं अपने एम्पायर को वास्ट करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, जैसे कि मैंने आपको बोला ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, सन थे, इन्होंने उनको रिप्लेस किया जब उनका हो गया राजगद्दी नहीं रहा उनका, तो उन्होंने उनको रिप्लेस किया, उनके बाद सक्सेस किया उनको। अपने ही कार्यकाल में बिंदुसार ने जो इनका एम्पायर नर्मदा तक ही स्थित था, इन्होंने उसे मैसूर तक एक्सपांड किया। अपने किंगडम को इन्होंने मैसूर तक एक्सपांड किया। वही काम किया, बोला ना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ तक थे उससे भी आगे गए इनके सक्सेसर्स, और उसी किंगडम को और एक्सपांड करते गए। उसमें पहला कदम बिंदुसार ने किया कि उसे मैसूर तक एक्सपांड किया, मैसूर तक एक्सपांड किया। और यही एक मुख्य काम हम जानते हैं बिंदुसार का जिन्होंने किया है। मोस्टली ऐसे इनका कार्यकाल कुछ उतना बड़ा नहीं रहा है, इसलिए उतने बड़े बड़े काम ये नहीं किए जितने बड़े बड़े अशोक ने किए। अशोक से बड़े काम तो किसी ने नहीं किए, चंद्रगुप्त ने भी किए। चंद्रगुप्त इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फाउंडर हैं मौर्य साम्राज्य के। बिंदुसार भी ने भी एक्सपांशन का काम किया अपने किंगडम का। ये आप ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के ऊपर आते हैं मौर्य साम्राज्य में। तो इसलिए बिंदुसार का हम एक ही काम अभी देखते हैं कि उन्होंने एम्पायर को एक्सपांड किया, और फिर ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। सो आवर नेक्स्ट किंग इज अशोक द ग्रेट। अशोक द ग्रेट क्यों बोलते हैं? अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक बोलते हैं। इनका जो राजा के पद पे कार्यकाल रहा 268 से 232 BCE तक ये राजा के पद पे रहे। यहाँ आपको बता दूँ कि आप जैसे कि 273 BCE में बिंदुसार की मौत हुई। फिर उसके बाद 4 साल तक एक पॉलिटिकल टर्माइल चला कि एक उत्तम उत्तराधिकारी नहीं था, सक्सेसर नहीं था। 4 साल तक किसी तरह का पॉलिटिकल टर्माइल चलता रहा, और 4 साल बाद 268 BCE में अशोक ने थ्रोन को कैप्चर के नहीं सक्सेस किया, उनको सक्सेसर बने और गद्दी पे बैठे और राजगद्दी संभाला अशोक ने। अशोक हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे बहुत सवाल आते हैं, और पूरा मौर्य साम्राज्य का 60% सिलेबस अकेले अशोक कवर करते हैं, तो इनका बहुत ध्यान से सुनिएगा। अशोक असेंडेड द थ्रोन इन 268 BCE। इन्होंने राजगद्दी 268 BCE में संभाली और 268 BCE में ये राजा बने। इनके टाइम पे जो हमारा किंगडम था, मौर्य किंगडम जो एम्पायर था, ये सबसे पावरफुल एम्पायर था। भारत का तो था ही था, और बहुत पावरफुल एम्पायर था। और हमारे इस एम्पायर की उस समय वर्ल्ड के बहुत टॉप के गिने चुने एम्पायर में भी नाम गिना जाता था, नॉट ओनली एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। इनका गिने चुने एम्पायर में नाम लिया जाता था, वास्ट एम्पायर्स के नाम में टॉप के। इतना पावरफुल किंगडम होने के बाद भी एक राज्य था कलिंगा, जो कि मौर्यन कंट्रोल के अंडर नहीं था, और अशोक का यही एक एम्बिशन था कि मुझे कलिंगा को अपने कंट्रोल में लेना है। और कलिंगा को अपने कंट्रोल में लेने का एक मुख्य कारण भी था, क्योंकि कलिंगा बहुत इम्पोर्टेंट था साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया से जो सी रूट था हमारा साउथ इंडिया का, वो कलिंगा कंट्रोल करता था। कलिंगा की लैंड से ही जाता था सी रूट साउथ इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेड के मद्देनज़र कि ये मौर्यन कंट्रोल के अंदर हो। तो अशोक ने कलिंगा के ऊपर अटैक किया था। अशोक ने कलिंगा के ऊपर 261 BCE में अटैक किया और जीत भी लिया, लेकिन बहुत कड़वे स्वाद भी उनको चखने पड़े। मतलब बहुत कड़वाहट हुई इस युद्ध में, बहुत रक्तपात हुआ, बहुत उनके जीवन में भी बहुत दुख दिया इस युद्ध ने। ऐसा न था कि उनको खुशी मिली युद्ध से, उनको भी दुखी हुए युद्ध से, लेकिन वो जीत गए। कलिंगा उनके राज्य में जुड़ गया। और जो मैंने आपको पहले भी बताया, मौर्य एम्पायर जो था अपने हाइट पे, अपने पीक पे, अपने पॉलिटिकल पावर के पीक पे ये अशोक के ही रूल में पहुंचा। अगर मैं आपको इसका बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेस था अशोक के बारे में, तो जैसे कि तो इनका
वेस्ट में जो हिंदू कुश था वहाँ से लेकर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर तक इन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे लिया था। आप जानते हैं हिंदू कुश से बंगाल तक चंद्रगुप्त मौर्य का था, उसके आगे इन्होंने ब्रह्मपुत्रा तक उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सपांड कर दिया अपने किंगडम को ईस्ट में। और नॉर्थ में हिमालय से लेकर मैसूर साउथ तक था, मैसूर तक आपको पता है बिंदुसार ने किया था एक्सपांड। और एक इन्होंने कलिंगा को भी ऐड किया था, साउथ में ही कलिंगा आता है, उनको अशोक ने अपने अंडर ऐड किया था। तो इतना बड़ा वास्ट एम्पायर था, आप सोचिए अफगानिस्तान हिंदू कुश से लेकर ब्रह्मपुत्रा यहाँ चाइना बॉर्डर यहाँ तक, और ईस्ट में इतना ये, और टॉप हिमालय से लेकर बॉटम मैसूर तक बस नीचे के 2-3 स्टेट को अगर छोड़ दें हम साउथ के, तो बाकी पूरा इंडिया क्या आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान तक हमारा ही शासन था, मौर्य साम्राज्य का शासन था। कितना शक्तिशाली साम्राज्य था ये, कितना पॉलिटिकली इसका इन्फ्लुएंस था पूरे इस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कलिंगा वार जो था ये बहुत, जीत तो गए अशोक, लेकिन उनके लिए भी बिटर स्ट्रगल रहा, बहुत चुनौतियों का सामना किया उन्होंने इसमें, और बहुत दुख हुआ उनको। तो इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ अशोक के लाइफ में। और ये कलिंगा वार एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अशोक के जीवन का, अशोक के जीवन में ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो डेथ और डिस्ट्रक्शन इस वार में हुआ था उनको एकदम दुख से भर दिया था, रिमोर्स मतलब दुख से भर दिया था उनको, अब उनके जीवन को। उनको लगने लगा था क्या ये कैसे इतना कत्ल का जिम्मेवार मैं हूँ, मेरे वजह से इतना कत्ल हुआ क्योंकि मैंने युद्ध किया, ये उनको लगने लगा। तो इसलिए वो बहुत दुखी हो गए थे। तभी उनका इन्फ्लुएंस हुआ बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ पीस से। उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट जो है पीस पढ़ाते हैं, ये शांति, नॉन वायलेंस, कंपेंशन, ये सब उन्होंने देखा है बुद्धिज्म कितने अच्छे कल्चर है इनका। ये पीस पे यकीन करते हैं, नॉन वायलेंस पे यकीन करते हैं, कंपेंशन पे यकीन करते हैं। और इन सब से प्रेरित होकर अशोक ने बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया और खुद बुद्धिज्म बन गए, और अपना जो पूरा लाइफ था इस बुद्धिज्म के वेलफेयर के लिए दे दिया। अपने पूरे लाइफ को इसके जो बुद्धिज्म का वेलफेयर, इसका प्रचार प्रसार के लिए पूरे लाइफ को दे दिया। अब इनका एक ही रह गया था मकसद इसके बाद कि मुझे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना है, बुद्धिज्म को अच्छा बनाना है और सबको बताना है कि हमें बुद्धिज्म के राह पे चलना चाहिए, गौतम बुद्ध के राह पे चलना चाहिए। और इसने अपनी पॉलिसी जो दिग्विजय की पॉलिसी थी, जिसको बोलते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज, सीधा जमीन को युद्ध करके कब्जा करो, इसको बदल के उन्होंने कर दिया धमा विजया, कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म, धर्म से हमको कॉन्क्वेस्ट करना है, युद्ध से नहीं, धर्म से करना है। इस पॉलिसी को उन्होंने चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। और धमा, आपको बता दूं, धमा एक संस्कृत शब्द है। धमा जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी, जिसका मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी। कोई रिलीजियस ड्यूटी करता है तो उसको बोलते हैं धमा। अशोका ने भी बहुत सारे धमा बनाए। अशोकाज ने खुद के मतलब उसके बनाए नहीं, उसने सीखे बुद्धिज्म टेक्नोलॉजी से, उसके धमा, जैसे ये मोस्टली इन धमा को अशोका धमा के नाम से ही हम लोग जानते हैं आज। जो मेन प्रिंसिपल थे अशोक के धमा के, द मेन प्रिंसिपल ऑफ द धमा वेयर, जो अशोक के मेन प्रिंसिपल्स थे धमा के, वो थे 6 मेन थे। वो 6 देखिए, आपको मैं ये पढ़ के बताता हूँ 6 के 6, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट धमा है, ये पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। पहला था पीपल शुड लिव इन पीस एंड हारमोनी, मनुष्य को शांति व्यापक जीवन जीना चाहिए, शांति से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अहिंसा पे राह पे चलना चाहिए। और हमें ही नहीं, ऑल लिविंग क्रिएचर शुड फॉलोड बाय ऑल, जितने भी, जैसे कि ऐसा नहीं है कि तुम कुत्ते को धुतकार रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, सभी का सम्मान दो, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं सबका सम्मान करो और सबको एक दूसरे को फॉलो करवाओ और अहिंसा के राह पे चलो। मतलब उन्होंने नॉनवेज खाना ही उनके लिए बोला था, गलत है इनके राजकाल में, नॉनवेज आप नहीं खाओ, अब अहिंसा के राह पे चलो, नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी, किसी को मारना, किसी जानवर को भी मारना एक पाप हुआ, नहीं मारना। पीपल शुड लव वन अनदर एंड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, हर मनुष्य को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। प्यार मतलब क्या, सम्मान, सम्मान होना चाहिए, और एक दूसरे के धर्म को भी सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ तुम मुस्लिम है तो मैं हिंदू हो के तुम मुस्लिम दुश्मनी रहेंगे, नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसा, मैं भी तुम्हारे धर्म का सम्मान करता हूँ, तुम भी मेरे धर्म का सम्मान करो।
एक दूसरे का सम्मान करो, तभी अपना जीवन सुखी और व्यापक जाएगा। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर एल्डर्स एंड द एल्डर्स शुड ट्रीट चिल्ड्रंस विद अंडरस्टैंडिंग्स। हमें बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन बड़ों को भी बच्चों को समझाते हुए उनको समझ के उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना है उनको समझना चाहिए बच्चों को भी। और पांचवा जो है वो है पीपल शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड टू ऑल इंक्लूडिंग सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। उसमें क्या होता था कि हम जैसे कि नौकर चाकर से काइंडली बात नहीं करते हैं, नौकर चाकर को बहुत नीच समझते हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, हमें सबसे काइंडली बात करनी चाहिए, सबसे काइंड रहना चाहिए, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स और स्लेव्स भी, आपके नौकर हों गुलाम हों उनको भी इंक्लूड करते हुए सबसे प्यार से बात करना है, सबसे सम्मान से बात करना है, सबको सम्मान देना है। ये पांच थे एक्चुअली, 5 धमा थे अशोका के प्रिंसिपल। अशोका के धमा के मुख्य प्रिंसिपल्स ये 5 थे। ये 5 चीज़ों को ही आगे उन्होंने बहुत एक्सपेंड किया, और भी बहुत कुछ थे उनके धमा, लेकिन ये 5 मेन प्रिंसिपल्स थे उनके धमा के। तो ये 5 धमा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद कर लीजिएगा कि अशोका के 5 धमा क्या थे, पूछे जाते हैं। अशोका के 5 धमा क्या था ऐसे नहीं पूछते हैं, अशोका के प्रिंसिपल्स क्या थे धमा के, ये इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। अभी देखिए उन्होंने ये 5 धमा तो बना दिया, लेकिन इनको उन्होंने प्रोपोगेशन भी करना था, आचार प्रसार। प्रोपोगेशन में होता है आचार प्रसार करना है धमा का आचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स अपनाए। और बुद्ध जो थे, अशोक बुद्ध, जैसे मैंने आपको बताया, अशोक जो थे उन्होंने अपना जो बचा हुआ जीवन था, उन्होंने बुद्ध के जो मैसेज था, गौतम बुद्ध का मैसेज, उसको दूर दूर तक फैलाना, स्प्रेड करना पूरी दुनिया में, इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। बचा हुआ जीवन, उनका जितना जीवन था पूरा, उन्होंने सिर्फ बुद्ध के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन्होंने बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया और स्तूपाज का निर्माण किया अपने पूरे किंगडम में, जैसे कि सांची का स्तूपा आप दे सकते हैं। ये सब बुद्ध आर्किटेक्चर उन्होंने बनाए बहुत सारे, ये बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने बुद्ध के आचार प्रसार के लिए। अशोका ने यह भी किया कि जो लोग बुद्धिज्म सीख चुके थे, उनके यहाँ जो लर्न स्कॉलर्स थे, उन्हें डिस्टेंस लैंड मतलब देश विदेश भेज दिया कि जाओ वहाँ पे तुम जाके बुद्धिज्म का प्रचार करो। और इसी संदर्भ में उन्होंने अपने बेटे महेंद्र, अपने सन महेंद्र और अपने डॉटर संघमित्र को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म फैलाने के लिए। और हम देखते हैं कि श्रीलंका के राजा जो थे, वहाँ पे शासक थे, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। ये दोनों गए थे वहाँ पे, उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तब उन्होंने, ये जो अशोक थे, इन्होंने पूरा एकदम बहुत आचार, इन्हीं के कार्यकाल में बोला जाता है कि बुद्धिज्म जो धर्म है अपने पीक पे गया, और इनका धर्म का इतना आचार प्रसार हुआ कि लोगों ने स्वीकारना शुरू किया एक एक करके बुद्धिज्म धर्म, अहिंसा के राह पे चलना, पीस बनाए रखना, हर दुख दर्द से दूर रहना, ये सब उन्होंने देखा। तो बुद्धिज्म भी इनके समय पे पीक पे चला गया था। और हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत सारे राजाओं ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, बहुत सारे एशियंट इंडिया में। अगर हम एशियंट इंडिया की बात करें तो इसमें बहुत सारे राजाओं को हम देखेंगे कि इन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि बुद्ध धर्म हम बहुत इन्फ्लुएंस करता था, इसलिए बुद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। अभी देखिए, जैसे कि आपको मैं बताया कि किसी भी वक्त के बारे में हमको जानकारी किताबों से मिलती है, और मैंने आपको शुरू में बताया अशोक के वक्त की जानकारी हमको किताबों के साथ साथ एडिक्ट से भी मिलती हैं। ये जो बहुत एडिक्ट से भी मिलती हैं, ये बहुत वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थे मॉडर्न पीरियड का। ये एडिक्ट्स अशोक के बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के सोर्स थे। अब ये एडिक्ट्स थे क्या, ये एडिक्ट्स वहाँ लगे क्यों थे, तो आपको बता दूँ एडिक्ट्स होते क्या हैं। एडिक्ट्स होते हैं रॉयल कमांड्स, मतलब राजा का आदेश अपनी जनता के लिए, रॉयल कमांड्स बोला जाता है उसे। और ये कैसे थे, ये जो थे इंस्क्राइब थे, गुदे हुए थे। कहाँ, रॉक्स पे, पॉलिश स्टोन्स पे, पिलर्स पे और केप्स पे, ये गुदे हुए थे, गुद के लिखे हुए थे, इंस्क्राइब थे इन चीज़ों पे। और थ्रू आउट द किंगडम, अपने पूरे किंगडम में जगह जगह आप देखोगे कि आज भी हम देखते हैं सांची में इधर उधर कितने जगह ये पिलर, सारनाथ पिलर आप देख लो, यहाँ एकदम मिलते हैं हमें आज भी। जो ये एडिक्ट से मोस्टली ये प्राकृत भाषा में कंपोज थे, लिखे हुए थे प्राकृत भाषा में, क्योंकि उस समय की लोगों की भाषा यही थी, प्राकृत।
और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत समय तक ग्रीक का रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रीक भाषा में भी लिखी थी नॉर्थ वेस्ट में, और उसके साथ साथ खारोष्टी और अरामिक भाषा में भी ग्रीक में ये पिलर्स पे लिखे हुए थे। सो दीज आर द ये थे हमारे एडिक्ट्स, अशोका के एडिक्ट्स, जो हमको बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस देते हैं। और आज के समय में भी हाँ, इनका बहुत महत्व है अशोक के एडिक्ट्स का। और पता है अशोक, आप बोलोगे कि अशोकन एडिक्ट्स से हम ये कैसे जाने कि एडिक्ट्स जो आज हम देखते हैं ये अशोक के ही समय का है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय का कार्बन डेटिंग से हमें इसका टाइम पीरियड ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल निकाल लेते हैं कि किस टाइम पीरियड का ही था। और जैसे कि हमने इनकी कार्बन डेटिंग की है तो हमको ये पता चला है कि ये अशोक के समय के ही थे, तो इसलिए हम इनको अशोकन एडिक्ट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको कुछ अशोकन एडिक्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये देखिए पिलर्स के ऊपर जैसे इंस्क्राइब करके रखते थे, स्टोन्स के ऊपर, पॉलिश्ड स्टोन्स के ऊपर ये कैसे इन्होंने रखे हुए थे। ये देखिए आपको कुछ पिक्चर्स हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये इंस्क्रिप्शन थे कैसे। ये देख के आपको आइडिया मिल जाएगा, देख लीजिए इन पिक्चर्स को। तो ये था अशोक के बारे में। मुख्यतः आप देखिए मौर्य साम्राज्य में मुख्यतः 3 राजाओं की ही चर्चा होती है। किसी भी एग्जामिनेशन से ले लो कि हिस्ट्री से लो, 3 राजाओं के ऊपर ही सवाल आते हैं, 3 राजाओं की ही ज़्यादातर चर्चा होती है। मुख्यतः 3 राजाओं के बारे में ही हम पढ़ते हैं। जो 3 होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापक थे, फिर उनके सक्सेसर बिंदुसार, और फिर उनके सक्सेसर अशोक। अशोक के बाद जो सक्सेसर थे वो वीक थे, उतने इन्फ्लुएंसिव थे नहीं, तो इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट है। इनके अशोक के बाद एक्चुअली ये जो डिक्लाइनेशन शुरू हो गया था एम्पायर का, तो इसलिए यही 3 इंपॉर्टेंट है। जो 3 को हमने डिटेल में देखा, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इनमें तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अशोक। अशोक ने बहुत सारे काम किए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में। अशोक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, जो स्थापक थे मौर्य साम्राज्य के, उनके पौत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये था आपको राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में। अब हम देखेंगे उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ये सिर्फ अशोक के समय का ही नहीं है, पूरे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, क्या व्यवस्था थी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये हम चलिए देखते हैं। उस समय क्या था कि ऐसा सिस्टम था वहाँ पे कि सुप्रीम पावर जो भी था वो हेल्ड करता था किंग। किंग के पास सुप्रीम पावर रहेगा, ये था वहाँ का लॉ। लेकिन सुप्रीम पावर तो किंग के बाद है, लेकिन वहाँ एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। जो मंत्री परिषद एडवाइस देती थी, किंग के एडवाइजर्स होते थे ये मंत्री परिषद। ये और किंग जो भी फैसला लेता था, इनके एडवाइस को सुन के और उसके मद्देनज़र किंग फैसला लेता था। तो एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी वहाँ पे। इन मंत्री परिषद के एडवाइस से ही किंग कोई भी बिल पास करना, मतलब बिल मतलब कोई भी नया कानून बनाना हो, वहाँ पे कोई भी नया रूल बनाना हो, ये सब ये मंत्री परिषद के एडवाइस पे किया जाता था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं मंत्री परिषद को, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स है जिनको मंत्री परिषद बोलते हैं। और सिस्टम जो था वहाँ का, जैसे जो एम्पायर पूरा था, अब बहुत वास्ट एम्पायर था, तो इसको डिवाइड करना जरूरी था। कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा काम था कि इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल एक थ्रोन के अंदर करना, ये बहुत बड़ा काम होता है, ये किया था उन्होंने। तो इन्होंने उनके लिए क्या किया कि इन्होंने एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। फिर प्रोविंसेस को भी इन्होंने नगर्स में या टाउन्स बोल सकते हैं, और ग्राम्स या विलेज बोल सकते हैं, इनमें डिवाइड कर दिया था। जैसे कि आज हम भारत देश है, भारत देश बहुत सारे राज्यों में डिवाइड है, बहुत सारे राज्य जिलों में डिवाइड है, बहुत सारे जिले गाँवों में डिवाइड है, प्रखंडों में डिवाइड है। उसी तरह इन्होंने प्रोविंस में डिवाइड किया था। प्रोविंस को नगर्स भी बोल सकते हैं, टाउन्स में डिवाइड थे, और फिर टाउन्स विलेज में थे डिवाइडेड। ऐसे इनका सिस्टम था उस समय का। और इनका सिस्टम मोस्टली जो है ना आज से मिलता जुलता रखता है, हम आज का हमारे समाज से। आगे हम देखेंगे कि कैसे मिलता जुलता है। जो मौर्य एम्पायर की राजधानी थी, कैपिटल सिटी जो मौर्य एम्पायर की थी, वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र देखेंगे तो आज का पटना, बिहार का पटना सिटी जो है वो पाटलिपुत्र था। वहाँ एक स्टेशन भी है पाटलिपुत्र नाम का, वो था आज का कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य का राजधानी था। वहाँ उनके समय में एक एलाबोरेट स्पाई सिस्टम भी था, जो कि सीधा किंग को रिपोर्ट करते थे। वो एलाबोरेट स्पाई सिस्टम, जो जासूस थे, वो सीधा किंग को रिपोर्ट करते थे। किसके बारे में? जो भी एक्टिविटी इनसाइड या आउटसाइड
अंदर या बाहर, किंगडम के अंदर या बाहर जो भी एक्टिविटी होती थी उसके बारे में डायरेक्ट वो लोग किंग को रिपोर्ट करते थे। ये स्पाई का, जासूसों का काम था, ये राजा ने लगाया था। और जो मौर्य किंग्स थे उनके पास एक बहुत बड़ी आर्मी भी हुआ करती थी, और बहुत बड़ी ही नहीं, बहुत इक्विप्ड आर्मी भी, बहुत सारी हैवी इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी रहती थी, जिनमें क्या क्या रहता था आपको बताओ, इन्फेंट्री रहता था, कैवलरी रहता था, चैरियट्स रहता था, और उनके पास नेवी भी थी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इन्फेंट्री मतलब वो जो पैदल युद्ध करते थे, पैदल युद्ध करने वाले सैनिक इन्फेंट्री बोलते जाते हैं। कैवलरी जो घोड़सवार सैनिक थे, घोड़सवार सैनिक को कैवलरी बोलते हैं। और चैरियट्स जो रथ पे युद्ध करते थे, और नेवी भी थी जो समुद्र में युद्ध करते थे। इनके पास समुद्र में युद्ध करने की भी क्षमता थी मौर्य साम्राज्य के पास, क्योंकि इनकी सीमाएं समुद्र से भी लगती थी। तो ये बहुत लार्ज इक्विप्ड आर्मी थी मौर्य किंग्स के पास। तो ये था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। क्या एडमिनिस्ट्रेशन था रिवाज के हिसाब से, जैसे कि सुप्रीम पावर किंग के पास रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको मंत्री परिषद बोलते हैं उनके एडवाइस पे कोई भी फैसला लिया जाएगा। जो एम्पायर था प्रोविंस में डिवाइड था, प्रोविंस बहुत सारे नगर्स और विलेजेस में डिवाइड था। इनकी राजधानी सिटी पाटलिपुत्र थी। एक एलाबोरेट स्पाई सिस्टम भी था जो कि इनसाइड या आउटसाइड क्या होता है किंग को रिपोर्ट करते थे। और इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, जिनमें कौन कौन थे, इन्फेंट्री थे, कैवलरी थे, चैरियट्स थे, और एक नेवी भी थे। ठीक है, तो ये था आपको एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य साम्राज्य का। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य इसके लिए तो फेमस है ही, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने राजाओं के लिए फेमस है ही मौर्य साम्राज्य, लेकिन अपने आर्ट के लिए भी फेमस है। इनका आर्ट, उस समय का आर्किटेक्चर या आर्ट बोल देखिए, इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, मौर्यन पीरियड वाज एन एज ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस। जो मौर्यन पीरियड था वो कल्चरल ब्रिलियंस का एक एज था, बहुत अच्छा कल्चरल ब्रिलियंस था उस समय। कैसे आप बता सकते हो इनके अचीवमेंट्स क्या थे? अगर आप इनके अचीवमेंट्स बोलोगे इस समय क्या क्या अचीवमेंट्स थे जो आज हम देखते हैं, बहुत सारे स्तूपाज हमको नज़र आते हैं अपने पूरे देश में, मोनोलिथिक पिलर्स नज़र आते हैं, केव्स नज़र आते हैं, स्कल्प्टेड फिगर्स नज़र आते हैं अशोका के पीरियड के, बहुत सारे हमको गुफाओं में खोदे हुए पेंटिंग की हुई स्तूपाज, ये सब अचीवमेंट थे। उस समय इतनी भारी चीज़ें बना लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आज के इतने संसाधन के बाद भी एक एक बनने में कितना समय लगता है, वो लोग बना लेते थे बिना किसी इन सब के। उनका आर्ट इतना फेमस था, इतना अचीवमेंट उनका। अगर हम एक और अचीवमेंट देखें तो इनमें से कुछ सिंबल्स को भारत सरकार ने भी अपनाए हैं आज़ादी के बाद। अगर आप हमारे राष्ट्र ध्वज को देखो तो उस पर आपको अशोक चक्र दिखेगा, ये किसका था? अशोक सम्राट का। और अपने करेंसी नोट को देखो तो उस पर आपको अशोक का लायन कैपिटल दिखेगा जो सारनाथ पिलर के ऊपर है, अशोक का लायन कैपिटल, इसको भारत सरकार ने अपनाया है। आप अपने सिक्के को देखो, उल्टा के कॉइन्स को, वो अभी भी अशोक के लायन कैपिटल को बेयर करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अभी भी हम आज भी इस साम्राज्य की इन्फ्लुएंस लेते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम इतना अच्छा था कि इनका इन्फ्लुएंस हम सालों साल तक ले सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन का भी सिस्टम देखो इनका, तो आज हम इन्फ्लुएंस लेते हैं। आज का काफ़ी हद तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इनसे मिलता जुलता है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, हमारे जो डिवीज़न है स्टेट्स के और कंट्री का, वो भी लगभग उन्हीं के बेसिस पे है। तो ये हम देख सकते हैं कि उनसे हम लोग बहुत इंस्क्राइब लेते हैं। तो ये आर्ट में भी हम लोगों ने बहुत उनका लिया है। और एक कल्चरल ब्रिलियंस के तौर पे हमको याद करते हैं, एज ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस के तौर पे हम इनको याद करते हैं, मौर्यन पीरियड को भी। इसके लिए तो याद करते ही हैं कि बहुत वास्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो इतने बड़े कंट्री के ऊपर, लेकिन साथ साथ एज ऑफ कल्चरल ब्रिलियंस के लिए भी उनको याद किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको मैंने बताया बहुत सारे स्टूपाज आप देखें, लेकिन मोस्टली जो दो चीज़ें बोलते मोर फेमस वर्क्स थे उनके, मौर्य साम्राज्य के बहुत फेमस वर्क्स अगर बोलोगे तो दो फेमस वर्क थे, वो थे स्तूपा ऑफ सांची और सारनाथ पिलर, जिसपे कि लायन कैपिटल है। सारनाथ पिलर जिसपे कि लायन कैपिटल, ये दो जो है बहुत फेमस वर्क थे इनके। आप स्तूपा ऑफ सांची भी देख सकते हो, सारनाथ पिलर भी देख सकते हो। ये सारनाथ पिलर का लायन कैपिटल आप देखते ही हो, आपने बताया सिक्कों के पीछे करेंसी नोट पे सब जगह रहता है। अशोक चक्र भी आपको बताऊं वही सारनाथ पिलर में ही लायन कैपिटल के नीचे बना हुआ है। वो अशोक चक्र को हमने अपने नेशनल फ्लैग में लिया हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज में लिया हुआ है हम अपने देश के। तो समझिए क्या महत्व था कि उसको हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज में लिया। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए, अभी हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा कैसा था मौर्यंस का, आर्ट्स देखा कैसा था, अब उनकी इकोनॉमी कैसी थी ये देखते हैं। जो मौर्यन रूलर्स थे इन्होंने सब एक काम क्या था, कंट्री को नहीं, पहले क्या था कि देखिए छोटे छोटे राज्यों में कंट्री डिवाइडेड था, तो लोग भी देखिए इस राज्य में अलग सिस्टम, उस राज्य में अलग सिस्टम, ऐसे मतलब अलग अलग था। लेकिन ये क्या था, इन्होंने मौर्यंस ने यूनिफाइड किया था कंट्री को, और पीस और स्टेबिलिटी, पीस तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इन्होंने स्टेबिलिटी लाई कंट्री में, क्योंकि आपस में ये छोटे राज्य बहुत लड़ते थे ना, और इन्होंने एक यूनिफाइड करके इतने बड़े साम्राज्य बना के एक स्टेबिलिटी लाई लोगों में कि हाँ भाई एक साम्राज्य के नीचे हम हैं, स्टेबिलिटी। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, कुछ दिन बाद इनका भी डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन फिलहाल मौर्य रूलर्स ने बहुत ही सालों तक देश में स्टेबिलिटी रखी, ये इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये जो स्टेबिलिटी, पीस और यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, ये इनके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन बन गए, जो कि इनकी इकोनॉमी की ग्रोथ में बूस्टर साबित हो गया, बहुत बूस्ट किया इनके इकोनॉमिक ग्रोथ को, और एम्पायर को बहुत रिच और प्रॉस्पेरस बना दिया। एम्पायर मेड दी एम्पायर रिच एंड प्रॉस्पेरस। ये बहुत सारे ट्रेड भी करते थे, आपको पता है ट्रेड भी इनका मुख्य एक काम हुआ करता था, विदेशों में करना, यहाँ वहाँ करना था। लेकिन जो मुख्य काम था मौर्यंस के समय का, जो मुख्य काम था मौर्यंस का, वो था एग्रीकल्चर। आप जानते होंगे कि इतिहास गवाह है कि एग्रीकल्चर में भारत जो है सबसे आगे है। आटा, गेहूँ, चावल, इन सब चीज़ों की एग्रीकल्चर हमारे देश में जितनी होती है कहीं और ही शायद होती होगी। इतिहास में देख लो कि आज देख लो, आज तो कम हो गया है, इतिहास में बहुत होता था, पहले बहुत होता था। तो ये विदेशों में हम एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन था, और इसी चीज़ का, एग्रीकल्चर का ही हम ट्रेड करते थे, और इससे हमको बहुत पैसा मिला मौर्य साम्राज्य को। उस समय मौर्य साम्राज्य इसी एग्रीकल्चर का ट्रेड करता था, और एक ओवरसीज ट्रेड भी था। ये एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन तो था ही मौर्यंस का। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता दूं एसएससी में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मौर्यंस, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर याद रखना है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मौर्यंस वेर एग्रीकल्चर। ओके, उस समय जो है मौर्यंस जो थे ना कि केवल भारत में, ओवरसीज ट्रेड भी करते थे। किनके साथ? श्रीलंका के साथ, इजिप्ट के साथ और ग्रीस के साथ। श्रीलंका के साथ, इजिप्ट के साथ और ग्रीस के साथ ये लोग ओवरसीज ट्रेड भी करते थे। आपको बताओ इनके पास नेवी भी थी, आपको बताया था, तो नेवी का यूज करके ये लोग ओवरसीज ट्रेड किया करते थे। तो ये था मौर्यन का इकोनॉमी। हमने क्या क्या देखा? मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन का आर्ट कैसा था, और ये मौर्यन का इकोनॉमी। यहाँ हमने मौर्यन एम्पायर को पूरी तरह समझ लिया, क्या सिस्टम था मौर्यन एम्पायर का, कैसे सिस्टम, कौन से राजा थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब इनका अंत कैसे हुआ, इनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ मौर्य साम्राज्य, ये समझते हैं। देखिए, किसी भी साम्राज्य का डिक्लाइनेशन का कारण, एवरेज आप देखोगे सभी साम्राज्य के डिक्लेरेशन का कारण आपको एक ही मिलेगा, वीक सक्सेसर्स एंड इनइफेक्टिव सक्सेसर्स। वीक एंड इनइफेक्टिव सक्सेसर्स, ये वीक और इनइफेक्टिव सक्सेसर्स जो हैं यही बनते हैं किसी भी साम्राज्य के डिक्लाइनेशन का कारण। जब अशोका की डेथ हुई, हाँ, तो मैं बोला था कि जब 232 BCE में अशोक की डेथ हुई, 232 BCE में जब अशोक की डेथ हो गई, तब से ही मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया। ये बिगनिंग हो गया था, वहाँ से शुरुआत हो गई थी मौर्य साम्राज्य के डिक्लाइनेशन की शुरू। क्योंकि आपको बताया था किसी भी साम्राज्य के डिक्लाइनेशन का मुख्य कारण क्या होता है, उसके वीक सक्सेसर्स एंड और इनइफेक्टिव रूलर्स, इनके वजह से उनका साम्राज्य डिक्लाइन होने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो इनका डिक्लाइनेशन की बिगनिंग हुई वो हुई कब? 232 BCE, अशोक के डेथ से इनके डिक्लाइनेशन की शुरुआत हो गई थी 232 BCE से। तो ये आप याद रखिए। एक जो मुख्य आप याद रख सकते हैं, द लास्ट मौर्यन एम्पायर, जो लास्ट मौर्य का एम्पायर था वो था बृहद्रथ। जो लास्ट का, जो अंतिम शासक बोलते हैं ना किसी भी साम्राज्य का, वो बृहद्रथ था, उसका नाम था बृहद्रथ। ये पुष्यमित्र शुंगा द्वारा मारा गया था। पुष्यमित्र शुंगा कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंगा ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है पुष्यमित्र शुंगा। इन्होंने बृहद्रथ को मार के शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की थी।
और यहाँ जैसे ही वृत्रथ का कत्ल हुआ उसी वक्त मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ और इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना उसके बाद कर ली। वो ज़्यादा चला नहीं शुंग साम्राज्य, उतना कोई बड़ा साम्राज्य था नहीं, छोटा सा साम्राज्य था, मगध तक या कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था। है इम्पोर्टेंट है उसका, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे शुंग डायनेस्टी के ऊपर। लेकिन मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक विशालकाय साम्राज्य का अंत हुआ और अशोक के डेथ के बाद ही धीरे धीरे ये जो मौर्य साम्राज्य था टूटने लग गया था। जो वीक सक्सेसर्स की वजह से प्रोविंस जो इन्होंने बनाए थे वो इंडिपेंडेंट होके अलग अलग होने लग गए थे, टूटने लग गए थे। तो और जो फाइनल ब्लो बोलते हैं एक आया पुष्यमित्र शुंगा की तरफ से, जिसने वृत्रथ का कत्ल किया, मतलब और हो गया मौर्य साम्राज्य का अंत। बट दिस ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस डायनेस्टीज इन द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया। आप एशियंट इंडिया के इतिहास में सबसे ग्लोरियस डायनेस्टीज में इसका नाम गिना जाता है। बहुत सबसे ग्लोरियस दो ही बोले जाते हैं मेरे ख्याल से, तो दो ही मुझे पता है जो ग्लोरियस जिनको हम बोल सकते हैं, जिनको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो एक गुप्ता डायनेस्टीज को बोल सकते हैं और एक मौर्य साम्राज्य को बोल सकते हैं, मौर्य डायनेस्टी को। तो ये बहुत ही ग्लोरियस डायनेस्टी का यहाँ अंत हुआ इस घटना के बाद और ये एशियंट हिस्ट्री के लिए एक सबक बन के रह गया। एक बहुत ही सबक क्या बोल सकते हैं हम, टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है ये साम्राज्य का अंत। सो ये था मौर्य साम्राज्य। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने आपको एक एक बात बताई, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कौन इसके प्रथम शासक थे, उसके बाद कौन सक्सेसर थे, फिर अशोक के बारे में मैंने आपको बताया, फिर कलिंगा वार के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कलिंगा वार का क्या प्रभाव पड़ा अशोक के जीवन पे, फिर उसने धमाक का प्रोपोगेशन कैसे किया, उसके क्या धमा थे, उसके क्या एडिक्ट्स थे, ये भी बताया मैंने आपको। फिर मौर्यन के क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या उसका आर्ट था, मौर्यंस के समय का क्या आर्ट था। मौर्यंस जो है कल्चरल ब्रिलियंस के लिए भी फेमस थे, ना कि केवल वास्ट एम्पायर के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए, कल्चरल ब्रिलियंस के लिए भी फेमस थे। और फिर इनका इकोनॉमी कैसा था और फिर इनका डिक्लेनेशन कैसा हुआ, अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य हम समाप्त करते हैं, फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर कभी किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।